जो मनोविज्ञान में आज मैं आपको इकाई 4 का पाठ व्यक्तित्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें व्यक्तित्व अवधारणा तथा निर्धारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको व्यक्तित्व का अर्थ, उसके व्यक्तित्व के परिभाषा, उसके व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में आज और अभी चर्चा करेंगे। बच्चों, व्यक्तित्व का जो सामान्य अर्थ है, जिसे लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से जांचा परखा है, एक बहुत प्रचलित शब्द है। आधुनिक समय में ऐसे गुणों का संगठन स्वीकार किया गया है जिसमें अनेक मानवीय गुण अंतर्निहित तथा संगठित होते हैं। इसके स्वरूप को लेकर लोगों के विचारों में भिन्नता है। कुछ इसे चरित्र का उद्गम स्थान, कुछ शारीरिक मानसिक विकास का योग और अच्छे बुरे व्यवहार की समीक्षा करने वाली संतुलित शक्ति के रूप में, तो कुछ लोग शरीर के गठन, सौष्ठव व ओजपूर्ण आकर्षक मुखाकृति का पर्याय समझते हैं। मतलब कोई सोचता है कि अरे तो इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। कोई कहता है अरे इसके नाक नक्श, इसका रंग बहुत गोरा है, इसलिए इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं नहीं, ये बहुत ही सुविचारी है, इसका चरित्र अच्छा है, इसके गुण बहुत सारे इसमें हैं, इसलिए इसका व्यक्तित्व अच्छा है। तो इसलिए व्यक्तित्व के ऊपर हर व्यक्ति में अपने अपने विचार हैं। वास्तव में ये समस्त अलग अलग विचार व्यक्तित्व नहीं है। न शरीर, न मस्तिष्क, न मानव का बाह्य स्वरूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व इन समस्त अवयवों का संपूर्ण एवं संतुलित रूप है। शाब्दिक अर्थ में इस शब्द व्यक्तित्व शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के पर्सनियर शब्द से माना गया है। प्राचीन काल में ईसा से 1 शताब्दी पहले पर्सोना शब्द व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रचलित किया था। विशेषकर इसका अर्थ नाटक में काम करने वाले अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाले नकाब या मुखौटा। आप देखते हो ना, दशहरे में तरह तरह के, कोई राम का मुखौटा लगाता है, कोई हनुमान का मुखौटा लगा करके नाटक करता है, रामलीला करता है। तरह तरह के मुखौटा, कोई बानर सेना का मुखौटा लगा लेता है, कोई हनुमान का मुखौटा लगाता है, कोई सीता माँ का मुखौटा लगाता है। तो जो मुखौटा है, इसको फिर से हम लोग समझते हैं। विशेषकर इसका अर्थ नाटक में काम करने वाले अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाले नकाब से या मुखौटा से समझा जाता था, जिसे धारण करके अभिनेता अपना असली रूप छिपाकर नकली वेश में रंगमंच पर अभिनय करते हैं। समय बीता और रोमन काल में पर्सोना शब्द का वो अर्थ हो गया स्वयं वह अभिनेता जो अपने विलक्षण एवं विशिष्ट स्वरूप के साथ रंगमंच पर प्रकट होता था। इस भांति व्यक्तित्व शब्द किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप का समानार्थी बन गया। सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व के विषय में व्यक्ति के उन गुणों से व्यक्तित्व का अभिप्राय व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसके संगठन, सौष्ठव, उसके शारीरिक गठन, सौष्ठव स्तर तथा नाक नक्श आदि से संबंधित है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण व्यक्ति आत्म तत्व की पूर्णता में निहित है। बच्चों, 1 मिनट, ये पेज ज़रा ठीक से नहीं आया है, तो मुझे लगता है इसको रीटेक करके मैं आपको भेजूं। इससे क्या होगा कि आपको सारे लेटर्स सही सही समझ में आने चाहिए। देखिए, हो गया, अब दिखने लगा सब। ठीक है बच्चों? हाँ, तो सामान्य अर्थों में
व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसके शरीर, सौष्ठव तथा नाक, नक्श से आदि से संबंधित है, जबकि दार्शनिक दृष्टिकोण से संपूर्ण व्यक्तित्व आत्म तत्व की पूर्णता से निहित है। अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व के अभिप्राय व्यक्ति के सामाजिक गुणों के संगठन स्वरूप तथा उन गुणों की प्रभावशीलता से है। तो यहाँ पर ये जो विशेषताएं बताई गई हैं व्यक्तित्व के दृष्टिकोण के अलग अलग दृष्टिकोणों से, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व एक कोई छोटी शब्दों में व्याख्या करने वाली शब्द व्याख्या नहीं है। ये बहुत ही विस्तृत और ये कह सकते हैं कि गूढ़ शब्द है। और पांचवा जो विशेषता आपको दिखाई जा रही है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, चूँकि हम लोग मनोविज्ञान विषय पढ़ने वाले हैं, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जीवन की किसी भी अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व या एक संगठन इकाई है जिसमें व्यक्ति के वंशानुक्रम वातावरण से उत्पन्न समस्त गुण समाहित होते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व में बाह्य गुणों यथा क्या रंग, रूप, मुखाकृति, स्वर, स्वास्थ्य तथा पहनावा आदि तथा आंतरिक गुण आदतें, रुचि, अभिरुचि, चरित्र, संवेगात्मक संरचना, बुद्धि, योग्यता तथा अभियोग्यता आदि का समन्वित तथा संगठित रूप परिलक्षित होता है। इसके साथ ही व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मनुष्य के व्यवहार से होती है अथवा व्यक्तित्व पूरे व्यवहार का दर्पण है और मनुष्य व्यवहार के माध्यम से निजी व्यक्तित्व को अभिप्रकाशित करता है। संतुलित व्यवहार सुदृढ़ व्यक्तित्व का परिचायक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित विशेषताओं एवं आंतरिक एवं बाह्य पक्षों के गत्यात्मक समन्वय अथवा संगठन को व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यही कारण है कि मनुष्य को मनुष्य शारीरिक प्राणी माना जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों कि व्यक्ति जो है जितने भी उसके व्यक्तित्व के भाग हैं, उसके गुणों में उनकी रुचियाँ, उनकी आदतें, उनकी अभिरुचियाँ, उनके संवेग, हम कहते हैं अरे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बहुत जल्दी रोती भी है, बहुत जल्दी हंसती भी है, बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। उसका मतलब उसका अलग ही व्यक्तित्व है, कहते हैं हम लोग। उसका संरचना कैसा है, वो किस तरह से दिखती है, उसकी बुद्धि तुरंत जो पढ़ती है वो तुरंत याद जाता है, यानी कि ये बहुत बुद्धिमान है ना। उसकी योग्यता, कोई भी काम करने में दक्ष है, चाहे पढ़ाई लिखाई कह दो, चाहे खेल कूद कह लो। तो अलग अलग तरह के व्यक्तियों की ये सारे मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं, ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका वर्णन किया गया है। तो ये था बच्चों व्यक्तित्व का अर्थ। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का अर्थ बताइए, है ना, या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा निर्धारित कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने व्यक्तित्व का अर्थ समझा और अब हम उसकी परिभाषाओं की बात करते हैं, जबकि अलग अलग परिभाषाएं भी व्यक्तित्व के प्रत्यय को बहुत ज़्यादा सुलझा देती हैं, स्पष्ट कर देती हैं। सर्वप्रथम व्यक्तित्व के अर्थ संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, कोई सूक्ष्म अवधारणा नहीं है। इस स्थिति में व्यक्तित्व की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निर्धारित रूप से कुछ न कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत किया। जैसे क्यूरहेड को परिभाषित महोदय ने एक व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, रुचि के प्रकारों, अभिवृत्तियों, व्यवहार क्षमताओं, योग्यताओं तथा प्रवणताओं का सबसे निराला संगठन है। तो इसी प्रकार इस कथन में मनुष्य के विभिन्न संभावित विशेषताओं को
विशिष्ट संगठन को व्यक्तित्व माना गया है। ड्रीबर महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैमिक एवं सामाजिक गुणों को सुसंगठित एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिनको वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक आदान प्रदान में व्यक्त करता है। मन महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति को ढांचे, व्यवहार के रूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, सामर्थ्यों, योग्यताओं तथा अभिरुचियों से सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में दी जा सकती है। अगला है वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने कहा है, यह एक व्यापक दृष्टिकोण से निर्धारित की है इन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचारों को व्यक्त करने के ढंग, अभिवृत्ति, व्यवहार क्षमता, योग्यता एवं प्रवणता का अनोखा संगठन है। आलपोर्ट की परिभाषा। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा इन शब्दों में निर्धारित की है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनाओं का निर्णय करते हैं। मॉर्टन प्रिंस की परिभाषा। मॉर्टन प्रिंस ने मानवीय प्रवृत्तियों के योग को व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके शब्दों में व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का भोग है। तो इसी तरह से विसांज महोदय ने भी कहा है कि व्यक्तित्व मनुष्यों के आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन है और यह प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के संयुक्त रूप से उत्पन्न होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं का अगर यदि हम विश्लेषण करते हैं बच्चों, तो उनमें से कुछ से हमें जो विशेषताएं मिलती हैं, तो ये तथ्य जो प्राप्त होते हैं वो ये हैं कि पहला, व्यक्ति एक मनोशारीरिक प्राणी है, ठीक है, जिसके पास शरीर के साथ साथ मन भी है। व्यक्ति अपने वातावरण से समायोजन करके निजी व्यवहार का निर्माण करता है। ठीक। तीसरा है, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक विशेषताएं उसके व्यवहार से जुड़कर संगठित रूप से दिखाई पड़ती हैं। यह संगठन ही व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं में विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व अपने आप में गत्यात्मक संगठन है, अर्थात विकास के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एक जटिल एवं व्यापक अवधारणा है। इसमें व्यक्तित्व के समस्त बाहरी एवं आंतरिक गुणों को सम्मिलित रूप से देखा जा सकता है। तो ये तो था बच्चों पहला एक प्रश्न जो हमने आपको बताया कि व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। उनकी परिभाषाओं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा निर्धारित कीजिए। ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। अगला एक प्रश्न आता है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के शील गुण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जो है शील गुण वाला, ये 2013 और 2018 में आया भी है। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। परिभाषा और अर्थ तो बता दिया है, अब मैं आपके सामने उसके शील गुणों की व्याख्या करने जा रही हूँ। व्यक्तित्व के शील गुण। व्यक्तित्व अपने आप में एक व्यापक एवं जटिल अवधारणा है। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए उसके प्रमुख तत्वों अथवा शील गुणों को जानना आवश्यक है। ये व्यक्तित्व के शील गुण बच्चों लघु प्रश्न में भी आ जाता है और दीर्घ प्रश्न में भी आ जाता है। मनोवैज्ञानिकों से स्पष्ट किया है कि व्यक्तित्व का निर्माण मुख्य रूप से चार तत्वों या शील गुणों से होता है। व्यक्तित्व के ये तत्व या शील गुण है क्रमशः मानसिक गुण या तत्व, शारीरिक गुण या तत्व, सामाजिकता तथा दृढ़ता। मानसिक गुणों का अध्ययन करने के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। ये भाग हैं ज्ञान एवं बुद्धि, स्वभाव तथा संकल्प शक्ति एवं चरित्र। व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक योगदान
ज्ञान तथा बुद्धि का ही होता है। बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि प्रभावशाली एवं उत्तम व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च होना चाहिए। इसके विपरीत मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रायः संगठित तथा निम्न स्तर का ही होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति के स्वभाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। सभी लोगों का व्यक्तित्व एक जैसा बच्चों नहीं होता है, तो भिन्न भिन्न तथा उनके व्यवहार के अनुसार ही व्यक्तित्व का निर्माण या निर्धारण होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संकल्प शक्ति तथा चरित्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च एवं सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्तम एवं सराहनीय माना जाता है तथा इसके विपरीत निम्न चरित्र तथा दुर्बल संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निम्न ही माना जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक गुणों एवं तत्वों का भी अत्यधिक महत्व है। व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष का निर्माण शरीर से ही होता है। आकर्षक शरीर वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रायः आकर्षक माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के अतिरिक्त व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिकता का भी उल्लेखनीय स्थान है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास मुख्य रूप से उसकी सामाजिक अभिवृद्धि के ही अनुकूल होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के ही आधार पर किया है। व्यक्तित्व का एक अति आवश्यक तत्व या शील गुण दृढ़ता भी है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दृढ़ता से आशय है व्यक्तित्व संबंधी गुणों में स्थायित्व होना। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुणों में स्थायित्व होता है उसका व्यक्तित्व भी स्थिर होता है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों में स्थायित्व या दृढ़ता के अभाव में व्यक्तित्व को संगठित नहीं माना जा सकता। यानी कि आज उसका विचार कुछ और है, कल उसका विचार कुछ और है, आज उसकी सोच कुछ और है, कल उसकी सोच कुछ और है, परसों ऐसी। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व स्थिर नहीं माना जाता है और यही व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसके जो भी शील गुण हैं उस शील गुणों में वृद्धि होती है, जो समाज, देश, परिवार और सभी परिप्रेक्ष्य में अपना प्रभाव डालते हैं और प्रेरणादायी प्रभाव, उनका व्यक्तित्व भी प्रेरणादायी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर चल करके जीवन पर्यंत समाज को एक नई राह दी, तो ये उनका एक शील गुण ही है जिसको हम लोग उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़ करके जानते हैं बच्चों। तो ये था व्यक्तित्व का शील गुण बच्चों। अगले पीरियड में, कल के पाठ में हम आपको नया वीडियो भेजेंगे बच्चों। आज इतना पढ़िए और इसको आप अपनी कॉपी में करके इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप जब भी प्रश्न लिखना शुरू करें तो आपको वो वीडियो याद हो जाए। थैंक यू बच्चों वेरी मच।